तो स्वागत है आप लोगों का। हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड। एक्चुअली में सीपीडब्ल्यूए कोड का चैप्टर 5 जो है वो एप्रोप्रिएशन एंड रीएप्रोप्रिएशन पूरा इसी को डिफाइन करता है। अब आप इसको देखेंगे जब इसके डेफिनेशन के हम लास्ट पारा पढ़ेंगे तो सीपीडब्ल्यूए कोड के चैप्टर 5 में जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा होगा सब यहीं से कॉपी किया हुआ है। उसी तरीके से गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल के चैप्टर 3 में सारी बातें सेम है। मेरा पॉइंट ये है कि लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको कि आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। नए वाले पैटर्न में इसको और अच्छे से समझना इसलिए जरूरी बन गया है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन जो कि आपके सीएजी ऑफिस से प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड के हैं, उसमें से 3-4 तो डायरेक्ट लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड से पूछे गए हैं। इसीलिए वजह से अब तक की जो क्लासेस मेरी हुई थी, मतलब इस साल की नहीं, इससे पहले वाले सालों की। हाँ बोलिए। क्या सबको ये प्रॉब्लम आ रही है? संजय जी आप बताइए। हेलो। नहीं तो पंकज जी हो सकता है आपका नेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो मेरा, हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पिछले सालों तक मैंने इसको इतना विस्तार से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इस साल मैंने समझ लिया है कि आपको उन पॉइंट से जहां पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, चाहे वो कंटेंट छोटा ही क्यों ना हो, और वो बेटर होगा ना। आपको बेसिकली 10-12 पन्ने पढ़ने और उसमें से 10-12 सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो बेटर यही है कि आप उसको पढ़ लीजिए, है ना। और आप एक बार जान लीजिए कि जो इतना पूरा कोर्स है वो आपको सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा। आपको उसमें से जो डिस्क्रिप्शन का पोर्शन दिया गया है, बस डेफिनेशन का या जो इसके नीचे में आप देखेंगे वही पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपको कंसेप्ट होना चाहिए, और एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट आ गया फिर आप इसमें से 12-15 क्वेश्चंस में से 90% क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे। तो इसीलिए मेरा ये अप्रोच है कि इस छोटे से पोर्शन को डिस्कस करके इसमें से लार्जली जो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको डिस्कस किया जाए। और इसी वजह से मैंने इसको यूट्यूब में भी डालना शुरू किया था, क्योंकि बिल्कुल नया है। तो इस वीडियो को भी मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ। तो जो जो इसको यूट्यूब में देख रहे हैं, मेरे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखिए। लंबा अगर लगे तो पहले ही पेपर पेन हाथ में ले लीजिए, इसको पाउच कीजिए, और जहां जहां आपको जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए। रेफरेंस जहां जहां मैं देता हूं उसके रेफरेंस को भी आप जाके वहां चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर आप लोगों को ये बहुत आसान लगने लग जाएगा, और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आउट ऑफ 100% जो भी क्वेश्चन होगा, 10, 15, 12 जो भी होगा, उसमें से 90% क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये थर्ड वीडियो है, इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आप देखिएगा ना 7999, ये आपका कंटिजेंसी फंड का पार्ट नहीं है, ये कंसोलिडेटेड का पार्ट है, और 8000 कंटिजेंसी का पार्ट है। लेकिन जब आप इसको पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है अप्रोप्रिएशन टू कंटिजेंसी फंड। इसका जब हेडिंग पढ़िएगा तो इसका लिखा हुआ ट्रांसफर टू कंटिजेंसी फंड। इसका मतलब ये है कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आता है कंटिजेंसी में। कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, मान लीजिए भुज का भूकंप आ गया, है ना। अब भुज का भूकंप आ गया तो अब सरकार पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेगी? नहीं। जो भी इसका रिक्वायरमेंट होगा उसको 8000 से खर्च करेगी। तो मान लीजिए कि 8000 से इसने कितना खर्च किया? 400 करोड़ रुपए। ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, आपने इसको 8000 से खर्च कर दिया। यहाँ पे उस समय में, आज हालांकि इसका लिमिट बढ़ा दिया गया है, उस समय में इसका लिमिट था 500 करोड़। अब भुज के भूकंप में एक एग्जाम्पल के तौर पे 400 करोड़ खर्च कर दिया गया है। कंटिजेंसी फंड में अब कितना बचा? तो बस 100 करोड़ बचा। पर इसको तो हमेशा 500 करोड़ होना चाहिए। 400 करोड़ रिकूप किया जाएगा। जब आप यहाँ पर से खर्च कर रहे थे उस समय में आपने क्या किया? 400 करोड़ को यहाँ पे डेबिट किया। ठीक है। और 500 करोड़ में से 400 करोड़ डेबिट हो गया, 100 करोड़ बच गया। ये सब करोड़ है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब इसको रिकूपमेंट होगा तब क्या होगा कि कंसोलिडेटेड फंड से आपको पता ही है कि जो भी पैसा खर्च होता है उसमें पार्लियामेंट की प्रायर अप्रूवल जरूरी होती है। तो इस 400 करोड़ के लिए यहां पर पार्लियामेंट में 7999 इस मद में आपको एक ग्रांट प्रस्तुत किया जाता है, और फिर वहां पर डिस्कस होता है, और अमूमन कंटिजेंसी फंड का जो भी पैसा है उसमें कोई रोक टोक नहीं होता, वो पारित हो जाता है। जब कंटिजेंसी फंड का पैसा पारित हो जाता है कहां पे? कंसोलिडेटेड फंड के निकासी के लिए, उस समय में
7,999 में 400 करोड़ डेबिट होता है और 8,000 में 400 करोड़ क्रेडिट होता है। पॉइंट ये है कि ये सब किस पोर्शन में आता है, जब रिकूपमेंट होता है तब। ठीक है, रिकूपमेंट के पोर्शन में आता है। जब इनिशियली खर्च हो रहा था तब इसका कंटिजेंसी फंड से लेना देना था, कंसोलिडेटेड फंड से कोई लेना देना नहीं था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 7,999 और 8,000 ये दोनों हेड क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरी उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे आ जाते हैं, कंटिजेंसी फंड को हम लोगों ने देख लिया। पब्लिक अकाउंट को जब हम लोग देखेंगे, जो कि गवर्नमेंट अकाउंट का तीसरा पार्ट है, तो आप फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि गवर्नमेंट अकाउंट 3 पार्ट में है। पार्ट आप लोग याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, है ना। अब आपको याद होगा कि गवर्नमेंट अकाउंट के जो पार्ट हुआ करते थे वो फर्दर किस में डिवाइडेड थे? तो पार्ट डिवाइडेड था डिवीजन में, है ना। ये किस में डिवाइडेड था? सेक्शन में। किसमें? ये सब किसमें था? कंसोलिडेटेड फंड में था। ये किसमें था? सेक्टर में। पब्लिक अकाउंट के केस में न तो डिवीजन होता है, समझ गए, न तो सेक्शन होता है, सीधे सेक्टर होता है। तो आपका पार्ट है पब्लिक अकाउंट, और यहां पे जो सेक्टर है वो 6 सेक्टर आपके माने गए हैं। कौन से देखिएगा, 6 सेक्टर। और उसमें कौन सा है? एसएसपीएफ, आरएफ, स्मॉल सेविंग्स प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, उसके बाद में डिपॉजिट एंड एडवांस, सस्पेंस एंड मिसलेनियस, उसके बाद में रेमिटांस और सीबी यानी कि कैश बैलेंस। ये 1 2 3 4 5 6 इसके सेक्टर हैं। यहां तक तो पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके हम सब सेक्टर्स के बारे में भी देखेंगे कि भाई सब सेक्टर इसका है कि नहीं है। बिल्कुल है। दूसरा जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया जाता है वो ये कि इसका जो सेक्टर डिनोट किया जाता है अल्फाबेट से। किससे डिनोट किया जाता है इसका सेक्टर? अल्फाबेट से। अल्फाबेट से जब आप डिनोट करेंगे सेक्टर को, है ना, तब एसएसपीएफ का जो अल्फाबेट है आई है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आई, ये देखिए ये वाला है आई। उसी तरीके से इसका है जे, इसका है के, इसका है एल, इसका है एम और इसका है एन, है ना। तो इसको हम याद रखने के लिए कैसे याद रखते हैं? तो आई एस एस पी एफ, देखिए आई एस एस पी एफ, जे आर एफ जूनियर रिजर्व फेलोशिप, के डी ए, है ना, एल एस एम, ठीक है, एम आर और एन सी बी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे, जीआरएफ के बहुत पॉपुलर टर्म में आप लोग जानते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, है ना। ये अल्फाबेट क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड है उसमें अब आपको देख लीजिए कितने कितने आ जाते हैं। तो इसमें स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड पहला सेक्टर है, ये क्या है? सेक्टर। और ये क्या है? सब सेक्टर। तो सब सेक्टर से कितने हैं? पहले वाले सेक्टर के सब सेक्टर कितने हैं? इसके सब सेक्टर है 5। कौन से हैं? तो नंबर ए, देखिए स्मॉल सेविंग्स से आपको याद रखने में सहूलियत होगी, ये नेशनल स्मॉल सेविंग्स है। जबकि प्रोविडेंट फंड जब आप देखेंगे तो ये स्टेट प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो नेशनल है स्मॉल सेविंग्स, बी स्टेट पीएफ है, ठीक है। अब आप देखिए स्टेट पीएफ के बाद में देखिए यहाँ पे स्टेट पीएफ है, आप लोग देख सकते हैं स्टेट पीएफ है। फिर अदर अकाउंट, तो एसएसपीएफ तो था ही, इसके अलावा 2 और है। एक है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अब आपने कई लोगों ने पीएलआई किया होगा, मैंने पीएलआई करवाया है, उसका जो हेड 8014 है। एक एक हेड करके हम देख लेते हैं, देख लीजिएगा। स्मॉल सेविंग्स का जो आपका दिखाया जाता है यहाँ पे, है ना, वो स्टार्टिंग से ही है। यहाँ पे 8001 है नेशनल सेविंग डिपॉजिट। ये अपने काम नहीं आता, इससे आपको क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 8009 से है। जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं जिनका आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ एजी ऑफिस, तो उसका जो सैलरी में से प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा कटता है वो 8009 में कटता है। दूसरा जो आपका है इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड वाला है 8011,
ये ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा इसमें आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो हेड जो आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं, एक 8009, एक 8011। जो आपको नहीं पूछा जाएगा आपको उसको कंसर्न नहीं करना है। 8014 पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, राइट। और उसके नीचे जब आप आ जाएंगे तब आपका कौन सा हो जाएगा, रिजर्व फंड। इस रिजर्व फंड को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अच्छा, रिजर्व फंड जो आप लोग नहीं जानते हैं कि कॉमर्स के टर्म में रिजर्व फंड क्या होता है, उसको मैं एक पॉपुलर एग्जांपल देता हूं। ऐसे हालांकि रिजर्व फंड 6 टाइप के होते हैं कॉमर्स में, इसमें गवर्नमेंट में बहुत टाइप के होते हैं। किसी भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, मतलब कोई ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिसको कि पता नहीं कैसा अगर किया जाएगा, उसको पहले अज्यूम कर लिया जाता है। और उसको मीट करने के लिए जब आप अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, यानी कि आपको जो फायदा होता है, मुनाफा होता है, उसमें से कुछ पैसा निकाल के रख लेते हैं, उसको रिजर्व फंड कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी एक बिल्डिंग है जिसका डेप्रिशिएशन हर साल 10% लगता है, तो बहुत पॉसिबल ये है कि बिल्डिंग 20 या 25 सालों के बाद में खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपको हो सकता है नई बिल्डिंग बनानी पड़े। दूसरा एग्जाम्पल एक मशीन का है। मान लीजिए कि आपके पास में एक जेसीबी है, मान लीजिए जेसीबी की कीमत चाहे जो हो, पर आपको पक्का पता है कि जेसीबी 10 साल से ज्यादा फंक्शनिंग नहीं करने वाला है, मान लीजिए। अब आपको 10 साल के बाद में उसकी कीमत 1.5 करोड़ होगी, तो आपको 1.5 करोड़ लगाना पड़ेगा। जो उसकी कीमत होगी आपको उतना खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कि 10वें साल में जब वो मशीन बर्बाद हो जाए, आपको उस साल उतना फायदा ना हो, घाटा हो जाए। उस समय में अगर एकाएक आपको 1.5 करोड़ का बर्डन पड़ जाएगा, तब तो आपका बिजनेस डूब जाएगा, आपका प्रॉफिट दिखेगा नहीं, सारा का सारा घाटा दिखेगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की जो कीमत होगी, तो हर साल जो डेप्रिशिएशन की वैल्यू आपकी माइनस होती है, मतलब आपके पास जो अभी मशीन है, अभी जो जेसीबी है, हर साल उसमें 10% घटाया जाता है, तब जाकर के उसका एसेट वैल्यू निकलता है। उसका जो 10% आप घटा रहे हैं, हर साल आपके प्रॉफिट में से उतना पैसा आप रिजर्व करके रख रहे हैं। वो रिजर्व आपको पक्का पता है कि 10 साल के बाद में आपको उस मशीन को खरीदने के लिए काम आएगा। ऐसे ही बहुत तरह के रिजर्व फंड होते हैं। इसमें कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या है। वो पॉपुलर एग्जांपल है जैसे कि डेप्रिशिएशन, जो कि मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया है। रेवेन्यू रिजर्व फंड, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक साल में आपका रेवेन्यू लॉस करे, कम रेवेन्यू कलेक्ट हो, उस साल में क्या आप अपने स्टाफ की सैलरी नहीं देंगे, देंगे। उसको मीट करने के लिए रेवेन्यू रिजर्व फंड किया जाता है। डेवलपमेंट फंड, ठीक है, कैपिटल रिजर्व फंड, जनरल एंड अदर सर्विसेज, इस तरीके के आपको देख सकते हैं कि ये सब के सब रिजर्व फंड जो है वो इंटरेस्ट बियरिंग है ना। इंटरेस्ट बियरिंग और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप गवर्नमेंट के ना, जब आप बैंक में अपना एफडी खुलवाते हैं, तो एफडी का आपको एक पेपर मिलता है, आपको उसमें टीनियर लिखा होता है कि 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट बैंक पे करती है। मान लीजिए कि आपने अगर 5,000 का एफडी खुलवाया, तो 1 साल के बाद कम से कम 5% तो आपको देगा ही देगा। तो आपको जो वो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो आपका इंटरेस्ट बियरिंग होता है। कुछ ऐसे रिजर्व फंड भी होते हैं जो कि आपके पास पैसा पड़ा रहता है, वो बैंक में नहीं रहता है, वो कहीं इन्वेस्टेड पैसा नहीं है, वो पैसा आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। उस पैसे के लिए एक एग्जांपल है सिंकिंग फंड, ये डूबत फंड है, समझ गए। फैमिन रिलीफ फंड, मतलब अगर बाढ़ से राहत मिलना हो तो उसमें करते हैं। इस हेड को आप लोग ध्यान से रखिएगा, 8,223, ये वाला आपको सीपीडब्ल्यूए में पढ़ना है, सीपीडब्ल्यूए चैप्टर 22 में। क्यों पढ़ना है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसलिए पढ़ना है क्योंकि सीपीडब्ल्यूए को जब भी कहीं बाढ़ आ जाता है, फैमिन, जब बाढ़, अच्छा सूखा है ना, ये तो आपदा राहत, फैमिन का मतलब आपदा होता है, ठीक है। जब भी किसी तरह की आपदा आ जाए, वहां पर उसको अपना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, राइट। और वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए उसको ये वाला हेड अलॉट किया जाता है। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसका क्या मतलब भाई, सड़कें बनाने के लिए इस तरह का आपको फंड एक जनरेट किया जाता है। आपने कहीं पर देखा होगा कोई एक रोड सेस लिया जाता था, है ना, वो सब इसी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कलेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप देखिए, रेलवे सेफ्टी फंड है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंड है, रोड एंड ब्रिजेज फंड है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड जैसे कि नरेगा, नरेगा के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्कोप दिया हुआ है। कुल मिलाकर के मामला यही है कि आपके पास में रिजर्व फंड क्यों होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रिजर्व फंड के दो सब सेक्टर थे, रिजर्व फंड बियरिंग इंटरेस्ट एंड रिजर्व फंड नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। तो जब आपने देखा एसएसपीएफ पहला वाला जो था, इसके कितने सब सेक्टर थे, 5 सब सेक्टर थे, है ना। और रिजर्व फंड के कितने सब सेक्टर हैं, 2 सब सेक्टर हैं, कितने, 2 सब सेक्टर। अगला कौन सा था, डिपॉजिट एंड एडवांस, याद आ रहा है।
डिपॉजिट एंड एडवांस कितने सब सेक्टर है अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये है डिपॉजिट एंड एडवांस। तो डिपॉजिट एंड एडवांस के ए, बी, सी, तो इसके 3 सब सेक्टर है। कौन से? डिपॉजिट फिर वैसे ही रिजर्व फंड जैसा था आपका, बियरिंग इंटरेस्ट और नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। डिपॉजिट भी ठीक वैसे ही बियरिंग इंटरेस्ट और नॉट बियरिंग इंटरेस्ट होता है। देखिए डिपॉजिट बियरिंग इंटरेस्ट, हाँ, एसएसपीएफ के 6, एसएसपीएफ तो अपने आप में एक सेक्टर है, उसके 5 सब सेक्टर है ना। पहला जो है स्मॉल सेविंग्स जो था वो नेशनल स्मॉल सेविंग्स था, और जो पीएफ था वो प्रोविडेंट फंड स्टेट प्रोविडेंट फंड था, ठीक है। तो एसएसपीएफ तो कंप्लीट हो गया। फिर अदर है, अदर सेविंग्स। उसके बाद में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, पीएलआई। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एक और सब सेक्टर है, उसको भी हम लोग वहां पे देख लेंगे एसएसपीएफ में, एक बार देख लेते हैं हम लोग आके। देखिए ये है अदर सेविंग्स स्कीम में, ठीक है। और आरएफ जो रिजर्व फंड है उसके 2 सब सेक्टर हैं, क्लियर है। 2 सब सेक्टर में कौन सा सब सेक्टर है? पहला है इंटरेस्ट बियरिंग, दूसरा है नॉट इंटरेस्ट बियरिंग, क्लियर है। तो जो इंटरेस्ट बियरिंग सब सेक्टर है उसमें क्या प्रोविजन है? इंटरेस्ट बियरिंग में यही है कि आपको मान लीजिए बैंक में आपने एफडी वगैरह जमा करवाया और उसको यहाँ पे किसी डिवीजन में दे दिया गवर्नमेंट के पास में, तो उसके आपके जो रिजर्व के ऊपर में बैंक जो एफडी दे रही है, एफडी का इंटरेस्ट पे कर रही है, वो इंटरेस्ट बियरिंग है। कई बार वो जो पैसा होता है रिजर्व फंड का पैसा, वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है शेयर मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड में, या किसी ऐसे दूसरे सेविंग्स स्कीम में। वहां पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी में आता है। इसमें डिप्रिशिएशन वाला जो आप देख रहे हैं, रेवेन्यू रिजर्व फंड है, डेवलपमेंट फंड है, कैपिटल रिजर्व है, ये सब आपका इंटरेस्ट बियरिंग में है। और वैसे रिजर्व फंड जिसमें कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई रिटर्न नहीं मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे या आपके रिजर्व पे, वो नॉट इंटरेस्ट बियरिंग होता है, क्लियर है यहाँ पे। हेलो, देखिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी मैं पढ़ा रहा था पहले से भी, पहले पुराने बैचेज में भी, कम से कम एक आदमी अपना माइक ऑन रखे, सो दैट कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो तुरंत मुझे इंटीमेट करे, ठीक है। चलिए, जिनको हल्ला हो रहा है वो अपना माइक बंद कीजिए, बाकी एक आदमी माइक ऑन रखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ, डिपॉजिट एंड एडवांसेस की हम बात करते हैं। तो डिपॉजिट एंड एडवांसेस में क्या होता है, ये देख लीजिए। डिपॉजिट भी उसी तरीके से रिजर्व फंड की तरह 2 तरह का है। पहला डिपॉजिट जो है वो आपका बेयरिंग इंटरेस्ट वाला है, ये देख लीजिए। और ये दूसरा वाला है कौन, नॉट बेयरिंग इंटरेस्ट वाला है। इसका पॉपुलर एग्जांपल कौन सा वाला है? जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जब एग्रीमेंट करता है डिवीजन में एग्जीक्यूटिव के साथ में, तो उसको 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। उस 10% में से पहला 5% जो होता है एफडी के रूप में जमा करता है। उस एफडी पर एग्जीक्यूटिव को इंटरेस्ट मिलती है। वो जो पहला 5% जमा होता है वो इंटरेस्ट बियरिंग होता है, ये वाला, है ना। और उसको हम लोग बुक करते हैं 8336 डिविल डिपॉजिट में। और जो बाकी का 5% है उसके रनिंग अकाउंट बिल में से काट लेते हैं, आरए बिल में से। हर एक आरए बिल में से 5-5% काटते रहते हैं। वो 5% आता है 8443 सिविल डिपॉजिट पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये जो आपका देख रहे हैं ये आपका नॉट इंटरेस्ट बियरिंग है। ये एग्जांपल मैंने कई बार सीपीडब्ल्यू कोड में दिया होगा। इसके पार्ट 2 है तो इसका पार्ट 1 भी होगा, हाँ बिल्कुल है। 8443 कुल 5 पार्ट में है, हम लोग उसको 8443 वाले चैप्टर में यानी कि डिपॉजिट वाले चैप्टर में देखेंगे। आप कहेंगे सर ये बाकी हेड का क्या है? तो रेलवे, लोकल फंड और अदर डिपॉजिट, इसमें डिफेंस, रेलवे और जो बाकी हेड है वो हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं। जैसे कि पोस्टल डिपॉजिट है, टेलीकॉम डिपॉजिट है, ऐसे आके बाकी के जो है आप एक बहुत मजेदार चीज देखेंगे जो कि आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, वो ये है भोपाल गैस लीक डिजास्टर रिलीफ फंड। अब देखिए ना, इसके लिए भी डिपॉजिट बनाया गया था। हुआ क्या था कि भोपाल गैस लीक डिजास्टर रिलीफ फंड, जब भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी 1983 में, तब एक मुस्त एंडरसन का, जो जेम्स एंडरसन की कंपनी थी, उसको जब्त कर लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उसकी जब्त कंपनी का सारा पैसा डाल दिया गया 8451 में। और उसके बाद में जैसे जैसे लाभुकों की पहचान हुई, उनको राहत देने के लिए यहाँ से पैसा एक मुश्त क्रेडिट करके, और फिर जैसे जैसे पहचान होती गई वैसे वैसे डेबिट करके उनको पेमेंट करके, और ये सारा का सारा फंड क्लियर कर दिया गया। इसमें बहुत नाम मात्र का पैसा बचा हुआ है, आज ये ऑपरेटिव है भी नहीं, समझ गए। तो भोपाल गैस लीक डिजास्टर रिलीफ फंड ठीक है, अपना हेड उसमें बनाया हुआ था, पर आज ये उतना ऑपरेटिव नहीं है, क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं, आपने क्या देखा कि डिपॉजिट 2 तरह के हैं, बियरिंग इंटरेस्ट और नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। उसमें एडवांस वाला भी था, तो एडवांस वाले में क्या है वो देख लीजिए। ये सिविल एडवांस का एग्जांपल मैंने दिया। सिविल एडवांस के एग्जांपल के लिए क्या एग्जांपल मैंने दिया कि सीपीडब्ल्यूए कोड में एक एग्जांपल पॉपुलरली दिया गया है कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस का कोई स्टाफ मर जाता है,
उसकी फैमिली को तत्काल राहत देने के लिए, क्योंकि जिस दिन उसकी डेथ होगी अगले ही दिन या उसके 1 महीने के अंदर उसको पेंशन तो नहीं मिल जाएगी, तत्काल राहत देने के लिए प्रोविजन किया गया है कि मिनिमम 25,000 रुपए या 2 महीने की सैलरी प्लस डीए उसमें से जो कम हो उसको तुरंत 6 महीने के मोहलत पे, कि 6 महीने में आपसे रिकवर कर लिया जाएगा ईएमआई के द्वारा, ठीक है, उनको पैसे दे दिए जाते हैं। तो जब इनको 24,000 मान लीजिए 25,000 दिए गए, तो 25,000 दिए गए तो 25,000 इसमें डेबिट कर दिया गया 8550 में, ठीक है। और जैसे जैसे वो पैसा रिटर्न होता है, तो जो प्रिंसिपल रिटर्न होता है, प्रिंसिपल तो इसी में क्रेडिट होता है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है, आप लोग तो जानते ही हैं, है ना, प्रिंसिपल इसी में क्रेडिट होता है। और जो ब्याज क्रेडिट होता है ना, इंटरेस्ट, वो क्रेडिट होता है 0049 में। किसमें क्रेडिट होता है? 0049 में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके सीपीडब्ल्यू कोड में दिया गया है, इसलिए आप इस एडवांस के चैप्टर को यहाँ से देख सकते हैं। डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इनके एडवांसेस अलग अलग हैं जो कंसर्न मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट से दिए जाते हैं। यहाँ तक मामला समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ या ना बोलिए, है ना। देखिए आप लोग हाँ हाँ करते रहिएगा ना, तो अपन क्लियर रहेंगे कि हाँ सब कुछ आप लोगों को ठीक ठाक सुनाई पड़ रहा है। चलिए अगला आ जाते हैं सस्पेंस एंड मिसलेनियस में। मेरे गुरुजी ने कहा है कि सस्पेंस पॉइंट पे जिसका कमांड हो गया, गवर्नमेंट अकाउंटिंग उसको 50% समझ में आ गया, ठीक है। सस्पेंस देख लीजिए, इसके आपको 1 2 3 4 और 5 सब सेक्टर है। कौन से? पहला क्वाइनेज अकाउंट, दूसरा है सस्पेंस इटसेल्फ, अदर अकाउंट, अकाउंट विद गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड मिसलेनियस। तो सस्पेंस ये वाला है और मिसलेनियस ये वाला है, बाकी के सारे अलग है ना। क्वाइनेज क्या है? क्वाइनेज एंड मिंट कहा जाता है, 8656, सिक्के जो ढाले जाते हैं, राइट, उसके पैसे यहाँ से डेबिट भी किए जाते हैं और यहाँ क्रेडिट भी किए जाते हैं। सस्पेंस का ये जो आप देख रहे हैं ना 8658, इसमें से अगर पहला वाला देख लिया जाए, उसको छोड़ करके डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट सस्पेंस 8663, ये वाला हम लोग उतना ऑपरेट नहीं करते हैं। 8658 ही हम लोग हैं जो ऑपरेट करते हैं, ठीक। तो इसमें तो पहला आपने देखा सेक्टर सस्पेंस एंड मिसलेनियस सेक्टर, उसका सब सेक्टर सस्पेंस, उसका मेजर हेड 8658, और इसके बहुत सारे माइनर हेड है जो कि 101, 102 और उसके सीधे 107, फिर 108, 109, 110, 111, इसी में आप आगे बढ़ जाएंगे तो पाएंगे 129, 139 और बहुत सारे हैं। 101 कौन सा है? पाओ सस्पेंस। मेरा पॉइंट ये कि इसको मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, सस्पेंस, अकाउंट, सिविल, पॉइंट ये है कि ये आपको बताना है कि यही हेड अपना ऑपरेट होता है, बाकी का हेड ऑपरेट नहीं होता है ना। अदर अकाउंट में चेक एंड बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई किसी को चेक देता है ना तो वो 8670 में कटता है। डिपार्टमेंटल बैलेंस किसी भी एक डिपार्टमेंट का, जैसे मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी है, ठीक, सीपीडब्ल्यूडी का जब मंथली अकाउंट आता है एजी ऑफिस में, तो उसमें अंत में क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता है ना, वो क्लोजिंग बैलेंस यहीं से होता है 8671 से। परमानेंट कैश इंप्रेस्ट, अगर किसी ने किसी को कैश इंप्रेस्ट दिया हुआ है तो 8672 में उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। कैश बैलेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, ये भी नहीं, ये बहुत ऑपरेट होता है, ये एजी ऑफिस ऑपरेट करती है। डिपॉजिट विद आरबीआई, समझ गए, आरबीआई के साथ में किसी भी गवर्नमेंट का डिपॉजिट कितना है, ये सब। रेमिटांस इनटू बैंक एंड ट्रेजरी ये हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ऑपरेट करते हैं। तो अपने कौन सा हेड हो गया? 8670, 8671, 8672 और 8675। मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं, आप लोग प्लीज उस हेड को ध्यान से मतलब हाईलाइट कर लीजिएगा, वो आप लोगों को सीधे सीधे पूछा जाने वाला है, इसमें आप कोई डाउट मत रखिएगा। अगला है आपका रेमिटेंसेस ना, ये तो हो गया, हाँ नहीं, ये अकाउंट विद गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है ना। अकाउंट विद गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ये कुछ नहीं है, बस दूसरे कंट्री में अपना कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है, ये हम लोग ऑपरेट भी नहीं करते हैं। मिसलेनियस गवर्नमेंट अकाउंट भी हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं। रेमिटेंसेस, अब हम यहाँ से आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेमिटेंस वाला, इसको हम देखेंगे। रेमिटेंस में अपन को क्या क्या देखना है, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए रेमिटेंस का कौन सा मसला है, तो इसके कौन से हैं? इसके पहला एक मनी ऑर्डर एंड अदर रेमिटेंसेस, बी इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद हमें आएंगे सी एक्सचेंज अकाउंट। तो रेमिटेंस के कुल कितने हो गए? 3, है ना। अब अपन रेमिटेंस का देख रहे हैं, देख लीजिएगा ध्यान से कौन सा हम लोग ऑपरेट करते हैं। 8781 हम लोग ऑपरेट नहीं करते, मनी ऑर्डर हम लोग नहीं देते, ये पोस्टल ऑर्डर का, पोस्टल का है। 8782 सबसे पॉपुलर हेड, 8782 रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस एंड एडजस्टमेंट बिटवीन ऑफिस रेंडरिंग अकाउंट टू द सेम अकाउंट ऑफिसर। हे भगवान, इतना लंबा,
कैसे याद रहेगा, मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो एजी ऑफिस है, ठीक है, एजी ऑफिस में कहाँ कहाँ से अकाउंट आता है, कौन मुझे बताएगा? आता है पीडब्ल्यूडी से, आता है फॉरेस्ट से, आता है ट्रेजरी से, हाँ कि ना? जल्दी बताइए, है ना? अगर फॉरेस्ट का पीडब्ल्यूडी से कोई ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, या ट्रेजरी से कोई ट्रांजेक्शन हो, समझ गए, ये वाला, इन दोनों ही केस में, इन दोनों के बीच के जो ट्रांजेक्शन होंगे, इनके केस में जो हेड ऑपरेट होगा वो होगा 8782। क्या समझे आप? इसका मतलब क्या, लैंग्वेज में फिर से पढ़ता हूँ। कैश रेमिटेंस एंड एडजस्टमेंट बिटवीन ऑफिसर्स रेंडरिंग, बिटवीन ऑफिसर्स, तो दो ऑफिसर कौन से हैं, पीडब्ल्यूडी और ट्रेजरी, रेंडरिंग अकाउंट टू द सेम अकाउंट्स ऑफिसर, तो इनके भी अकाउंट्स ऑफिसर कौन हो गए, एजी ऑफिस, इनके भी अकाउंट्स ऑफिसर कौन हो गए, एजी ऑफिस। क्लियर हुआ, हाँ कि ना? हाँ, समझ गए ना? बिल्कुल। उसी तरीके से हम आ जाते हैं 8793 पे, 8783 सॉरी, 8783 अपना नहीं करते हैं, ठीक है, और 8785 अपन नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं वो नहीं पूछा जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जो करते हैं उसको 10 बार पूछा जाएगा। तो जो करते हैं, एक बार भी अगर कोई भी सेक्शन ऑपरेट कर रहा है, वो हेड, कोई सेक्शन में बोल रहा हूँ, एनी सेक्शन, वो आपको अच्छे से देख लेना है विद देयर माइनर हेड्स, और मैं उसके माइनर हेड भी बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि एजी ऑफिस के पास में अपना पूरा एक सेक्शन है, इसका नाम अकाउंट करेंट सेक्शन, और ये आपको एमएसओ ए एंड डी वॉल्यूम 1 में पढ़ना है, राइट? कहाँ पढ़ना है आपको, ये वाला एमएसओ ए एंड डी वॉल्यूम 1, समझ गए? और कौन सा सेक्शन इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट करने के लिए, एमएनएसी सेक्शन। इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पूछा जाएगा, अकाउंट करेंट सेक्शन। क्या नाम है इसका, अकाउंट करेंट सेक्शन, है ना? अब देखिए भाई, एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मैंने एक तरफ राज्य हो दूसरी तरफ केंद्र हो, समझ गए? वहां पर जो हेड ऑपरेट होता है 8786 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ना कि कहना नहीं होगा। फिर 8787 ये हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, पोस्ट भी नहीं, डिफेंस भी नहीं, रेलवे भी नहीं, पोस्ट नहीं, डिफेंस नहीं। लेकिन जैसे हम 8793 पर आएंगे, इंटर स्टेट सस्पेंस, यानी कि दो राज्यों के बीच, अब मान लीजिए झारखंड है वर्सेस बिहार का कोई ट्रांजेक्शन होगा, तो कहाँ ऑपरेट होगा, 8793 में। अब एक बात आप लोग याद कीजिए कि हमने एक बात बताया था आपको कि एक हेड है 7810, याद आ रहा है, वर्सेस 8793, क्या अंतर था? कोई भी एक माइक ऑन करके बोलिए तो जरा, दोनों में क्या अंतर था, 7810 और 8793 में? मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो यही 8793, बोलिए ना। बिल्कुल। ना ना, केवल आता नहीं था, केवल आता नहीं था, राज्यों के बीच में असेट और लाइबिलिटी, अच्छा मैं एक भी बात क्लियर कर दूं, राज्यों के बीच में जब एसेट और लाइबिलिटी का डिवीजन होता है ना, तो वो सेटल हो जाता है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? झारखंड और बिहार के बीच में कई एसेट ऐसे हैं जो आज भी विवादास्पद हैं, कई एसेट ऐसे हैं जो ये आज भी तय नहीं हो पाया है कि ये झारखंड का कहलाएगा कि बिहार का। तब क्या होता है, कोर्ट में केस चलता है, हाई कोर्ट में, और चूंकि दो राज्यों के बीच का केस है तो हाई कोर्ट में चलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है कि इस असेट में हमारा दावा है, समझ गए? तो 7810 तब तक ऑपरेट होता रहेगा जब तक कि दोनों का असेट और दोनों का लाइबिलिटी पूरी तरह से बंटवारा होके अलग ना हो जाए, जो जीरो शायद कभी होता है, समझ गए? पुराने पुराने हेड पड़े हुए, असेट तो लोग बांट भी लेगा, लाइबिलिटी नहीं बांटना चाहता है ना। आपने कर्जा लिया था, अब हम क्यों चुकाएं, समझ रहे हैं आप? वही हाल है, क्लियर है? ठीक है, बोलिए ना। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा हेड है, 8787 के बारे में बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए मैंने जो नहीं देखा है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना? मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप जानते हैं तो मुझे इंटीमेट कीजिएगा, मैं अपने आप को अपडेट कर लूंगा। क्लियर है? तो पॉइंट मेरा ये है कि इस वाले में कौन सा हेड था, 8786, है ना? सेंटर एंड स्टेट, क्लियर है? और 8793, स्टेट वर्सेस स्टेट, क्लियर है ना? और
यहाँ पे जो बच गया एक्सचेंज अकाउंट, ये हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसको लोड नहीं लेते हैं। लास्ट में बच गया 8,999, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट मेजर हेड है। दूसरा, किसी भी गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस होता है एनुअल, जिसको कि हम लोग अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस, अप्रोप्रिएशन में तो शो नहीं करते हैं, फाइनेंस अकाउंट में शो करते हैं। फाइनेंस अकाउंट में जो किसी भी स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस, एनुअल कैश बैलेंस हम लोग को दिखाना पड़ता है, वो यहीं पे आता है, मतलब 8,999 में। तो ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। अब जो मेन खेल चालू होता है वो इसी का जनरल डायरेक्शन। अब यहीं से आपको सब कुछ देखना है, ठीक है। अब क्या क्या देखना है आप लोगों ने देखा, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए उसमें कह रहा है कि आपको ये तो पता ही है कि जो मेजर हेड है वो फंक्शन है और माइनर हेड प्रोग्राम है, हाँ कि ना। लेकिन कुछ ऐसे माइनर हेड हैं जो प्रोग्राम का रोल नहीं निभाते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है। उदाहरण के तौर पे सैलरी देना, ये कोई प्रोग्राम तो है नहीं। जहां पर कोई प्रोग्राम नहीं है तब फंक्शन तो फंक्शन है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर इफ दैट इज नॉट अ प्रोग्राम, व्हाट विल इट बी कॉल्ड? इट विल बी कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। समझ गए? ये आपको, मैंने कई जगह इस वर्ड को देखा, इसलिए मैंने इसको डबल हाईलाइट कर दिया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द सबसेट ऑफ क्लासिफिकेशन डिनोट्स एंड आइडेंटिफाइज द स्कीम अंडरटेकन इन परस्यूएंस ऑफ प्रोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय माइनर हेड और कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इफ द प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी स्कीम। कोई प्रोग्राम है जिसके पास कोई स्कीमें नहीं है, समझ गए कि नहीं, वहां पे उसको कंपोनेंट कहा जाएगा। बट रिप्रेजेंट्स नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, जैसे कि सैलरी, जैसे कि टूल एंड प्लांट। सैलरी के लिए जो नॉमेनक्लेचर है उसका नाम है डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टूल एंड प्लांट के लिए जो नॉमेनक्लेचर है उसका नाम है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। पॉइंट यही है कि जहां पे कोई प्रोग्राम नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? कंपोनेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, द सब हेड शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड अननेसेसरी। अब होता क्या है कि मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड तक, एमएसएम तक अगर कोई नया खोलना होगा तो वहां पर सीजीए काम करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीएजी की सलाह लेता है। राइट, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सीजीए प्रेसिडेंट के बिहाफ में करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नीचे सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड के लेवल पे लोकल लेवल को अथॉरिटी दी गई, यानी कि राज्यों में ऐसा करना अलाउड किया गया है। तब भी जब आप राज्यों में ऐसा अलाउड करते हैं, साफ कहा गया है कि अननेसेसरी नहीं खोलेंगे। समझ गए कि नहीं? जब तक कि बहुत जरूरी ना पड़ जाए। और उसमें आपको, जब भी आप ऐसा कुछ नया करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी आप कुछ नया करते हैं आपको उसको करेक्शन स्लिप से करेक्ट करके उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। और करेक्शन स्लिप से कीजिएगा तो सीजीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझिए कि नहीं? कुछ सर्कमस्टांसेस में करेक्शन स्लिप रिक्वायर्ड नहीं है, और कब नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑफ न्यू माइनर हेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, और वही आपको एक्सेप्शन है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला कौन सा एक्सेप्शन है? जबकि करेक्शन स्लिप रिक्वायर्ड नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या रिक्वायर्ड नहीं है? करेक्शन स्लिप। कहेंगे सर ये करेक्शन स्लिप तो सुना ही नहीं। बिल्कुल, आप इसका पहला ही पेज देखिए और सबसे ऊपर में देखिए, इसी में लिखा हुआ, इस वाले पेज में करेक्शन स्लिप 1011 तक पहुंच गया है। और इसका जो और अपडेटेड है, मैंने उसमें देखा, करेक्शन स्लिप 1023 तक पहुंच गया है। तो हर बार लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में कोई भी सुधार करना होता है, सीजीए का ऑफिस करेक्शन स्लिप इशू करता है, मतलब उसमें नया सुधार, नया इंक्लूजन। यहां देखते हैं कि कब करेक्शन स्लिप जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड इन द केस स्पेसिफाइड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ ऑफ द डायरेक्शन विद नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेड इंडिकेटेड देयर, एग्जांपल डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अदर एक्सपेंडिचर, जो कि 3.1 पारा में दिखाया गया है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि नॉन फंक्शनल, नॉन प्रोग्राम वाला जो होता है, जिसको कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम कहा जाता है, वहां पे अगर आपको पहले से बता दिया गया है कि इन माइनर हेड को आप ओपन कर सकते हैं, जो कि पारा 3.1 में आपको दिखा देता हूं तुरंत। वहां पे उन हेड को जो कि पहले से डिस्क्राइब है, राइट, उनका नंबर भी डिफाइन किया गया है पहले से, उनको अगर किसी भी दूसरे मेजर हेड के नीचे लेके आते हैं, माइनर हेड डिफाइन है, मान लीजिए कि एक माइनर हेड 900, राइट, 900 माइनर हेड को अगर आप किसी दूसरे मेजर हेड में, जहां पे मान लीजिए कि ये कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी जो हेड ऑपरेट करती है, वहां पर रिफंड, डिडक्ट रिफंड, माने कि कोई भी अगर रेवेन्यू होता है उसमें रिफंड अगर आप कर रहे होते हैं, उसके लिए माइनर हेड 900 ऑपरेट कर सकते हैं, वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में काम आता है। ध्यान से समझ में आ गई होगी बात। मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी 4 हेड ऐसा ऑपरेट कर रहे हैं।
और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं हम 5वें और 6वें हेड में भी नावफ्लो को ऑपरेट करेंगे, तो वहां पर आपको करेक्शन स्लिप का रिक्वायरमेंट नहीं है। आते हैं पॉइंट नंबर 3.1 और देखते हैं कि क्या कहा गया है। चलिए, अच्छा 3.1 तो देख ही लेंगे, एक बार जरा बी भी पढ़ लेते हैं। दूसरा अपवाद क्या कहता है? दूसरा अपवाद कहता है कि इन केसेस वेयर mere guidelines are indicated in the column of minor head in the list of examples, each project will be a minor head against the major head 2701 4701। ये तो आपका इरिगेशन का है, ये मीडियम इरिगेशन का है, सबका सब हेड। फॉर मेजर मीडियम इरिगेशन हाउएवर फॉर ओपनिंग न्यू माइनर हेड इन टर्म्स ऑफ फुट नोट बिलो मेजर हेड्स और अदरवाइज फॉर्मल अप्रूवल इश्यू ऑफ करेक्शन स्लिप वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वहां पे क्या कहा गया है कि जहां पे केवल गाइडलाइन इशू किया गया है, समझे कि नहीं, उस कॉलम में जहां पे मेजर हेड है, सॉरी माइनर हेड है इन द लिस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ईच प्रोजेक्ट, तो हर प्रोजेक्ट के लिए कोई एक नया प्रोजेक्ट लाइए मीडियम इरिगेशन माइनर इरिगेशन के लिए, उसका एक माइनर हेड आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो माइनर हेड आप उसको ऑपरेट करते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, नया माइनर हेड, वहां पे आपको करेक्शन स्लिप रिक्वायर नहीं होता है। लेकिन इसमें भी अगर फुटनोट दिया गया है बिलो द मेजर हेड अदरवाइज फॉर्मल अप्रूवल इश्यू करेक्शन स्लिप वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू माइनर हेड इन टर्म ऑफ फुटनोट। अगर फुटनोट का मतलब समझते हैं, उसी पेज में एक फुटनोट नीचे दिया जाता है, समझ गए? तो ऐसा कोई माइनर हेड आप ऑपरेट कर रहे हैं जिसके लिए आपको फुटनोट देना रिक्वायर्ड है, उस माइनर हेड के ओपनिंग के लिए आपको करेक्शन स्लिप चाहिए। तो आप सोचिए कि आपके पास दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल जिसमें कि आपको करेक्शन स्लिप नहीं चाहिए, वो है डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और दूसरा यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल था, अदर एक्सपेंडिचर वाला। दूसरे इरिगेशन में आपको पहले बता दिया गया है, ठीक, कि जहाँ पे ईच प्रोजेक्ट के लिए आपको एक माइनर हेड ऑपरेट करना हो, वहाँ पे आपको करेक्शन स्लिप नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ प्रोजेक्ट को फुटनोट के तौर पर दर्शाया जाएगा, वहाँ पे करेक्शन स्लिप चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपका था। अब हम आते हैं पारा 3.1, जहाँ पे इसके अलावे और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। आप लोग देखिए पारा 3.1 में क्या लिखा गया है, एक बार देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ये देखिए 3.1 है यहाँ पे, देखिए एक्सपेंडिचर हेड, तो समझ में आ गया होगा कि 3.1 जो है पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर को लेकर के है ना। और एक्सपेंडिचर में पहला कौन सा, डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन 001। और यहाँ पर मुझे लाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि ये फर्स्ट माइनर हेड है, सिंपल है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। 001 जाहिर सा बात है, एक से पहले क्या होगा। लेकिन अदर एक्सपेंडिचर जो है उसका 800 लिखा हुआ, कोड 800, वो लास्ट माइनर हेड है, आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ गए? तो अब आप कहेंगे सर 801 भी है, 999 भी पॉसिबल है, और उसको खाली रखा गया है, समझ गए? अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे कि और भी कई सारे हेड हैं जिनको खाली रखा गया है। तो ये आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब ये 001 और 800 किसी भी मेजर हेड के नीचे ऑपरेट किया जा सकता है, समझ गए? जहां आपको दिखता है वहां भी, जहां नहीं दिखता है वहां भी, समझ गए? और ये अदर एक्सपेंडिचर ही नहीं है, 800 आप रिसीट में भी देखेंगे, 800 आप लोन में भी देखेंगे, समझ गए? तो अगर आपने यहाँ पे एक हेड देखा था 2701, ये देखिए यहाँ पे जो आपने हेड देखा था, अच्छा ऊपर में देखा था, सॉरी, यहाँ पे देखा था आपने 2701, ये मेजर हेड है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ भी 800 खोल सकते हैं। अगर इसके पहले 0701 होता जो कि एग्जिस्ट करता है 0701, यहाँ भी 800 होता अदर रिसीट में, अदर एक्सपेंडिचर सब में आपको 800 माइनर हेड अलाउड है, समझ गए? तो 800 माइनर हेड कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको जब नीचे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 800 माइनर हेड कहाँ कहाँ दिखता है। इसके आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है ही, लेकिन कहीं पर सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड स्टैटिस्टिक्स, समझ रहे कि नहीं? कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए या उसके इवेल्युएशन के लिए अगर आपने कोई सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट किया है, वहां पे द एक्सपेंडिचर ऑन सच एस्टेब्लिशमेंट विल बी डिस्टिंक्टली रिकॉर्डेड इन अकाउंट अंडर सब हेड। एक अलग से सब हेड बनाना पड़ेगा, और वो सब हेड भी डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन 001 में ही रखा जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक सेक्टर अदर अंडरटेकिंग के लिए 190 है। इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया नीचे में, इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ पर एक कोड है 187 और एक कोड 190, समझ गए? दोनों का जब आप हेडिंग देखेंगे तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और यहाँ असिस्टेंट टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज कोड 187, समझ गए? तो यहाँ असिस्टेंट जो हो रहा है वो गवर्नमेंट कंपनी को दिया जा रहा है, समझ गए? और यहाँ जो असिस्टेंट दिया जा रहा है वो प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। और इसके नीचे में और भी बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन हैं। पॉइंट ये है कि जो आपको डिफाइन किया गया है वही आपसे पूछा जाएगा, आपको वही सीखना है, वही पढ़ना है, वही जानना है, समझ गए?
जो आपको नहीं डिफाइन किया गया है और जो आप यूज में नहीं लाते हैं, आपको उसको रट के प्रकांड पंडित नहीं बनना है। आप यकीन मानिए वो आपको नहीं पूछा जाएगा। और मैं आपको बोलता हूँ 15 सवाल में से अगर 1 सवाल या 2 सवाल अगर आपको वो पूछ लिया गया जो आप ऑपरेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप बाकी के 13 सवाल गलत मत कर दीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि आपको टॉप नहीं करना है, आपको केवल पास करना है। और एक अटेम्प्ट में पास करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जहां से आप कम पढ़ने और ज्यादा मार्क्स गेन करें, उसको आपको पिकअप करना है। क्लियर है? इसलिए मैंने इसको इतना एलाबोरेट किया है। अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि 3.1 खत्म हो गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट रह गए हैं। वो कौन सा पॉइंट है? वो यही है कि नोट 1 कहता है कि माइनस जो डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको 001 कहा गया है, when required to be operated in irrigation का है 2700, रोड है 3054, पब्लिक हेल्थ है 2210। ठीक है, तो इन सब में जो पीडब्ल्यूडी ऑपरेट करती है, इनके डिवीजन का जो पैटर्न है, समझे, विल बी रिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर ऑन डिजाइन, आर्किटेक्ट, स्टोर, कंट्रोल एटसेट्रा। इसका मतलब जहां पे केवल सैलरी दी जा रही थी, वहां पे डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी के अलावे अन्य सब हेड खोले जाएंगे, जिनका नाम होगा डिजाइन, आर्किटेक्ट, स्टोर, कंट्रोल। समझे, ये सैलरी के अलावा है, सैलरी एंड अदर पे के अलावा। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यही हेड जब पीडब्ल्यूडी में ऑपरेट होता है, वहां पर आपको इन सब चीजों के लिए अब आपको क्या होगा, ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस में रहेंगे। समझ गए? और कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो ऑप्शन में नहीं रहेगा, जो यहाँ नहीं है पर वहां रहेगा। अब आपको गलत निकालना होगा। तो आपको पता होगा कि पीडब्ल्यूडी में डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिजाइन, आर्किटेक्चर, स्टोर कंट्रोल वगैरह इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और नोट 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। आप वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने 3.1 देखा था, तो यहाँ देख लिया। अब हम आ जाते हैं रिसीट हेड में। रिसीट हेड के बारे में आपको पता ही है कि सारा का सारा पैसा जो हम लोग लेते हैं वो रिसीट हेड में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर जो मेन मसला है वो ये कि रिसीट 3 तरह का होता है, 3 सेक्टर है, आपको तो पता ही है। पहला है टैक्स रिवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रिवेन्यू, और तीसरा है ग्रांट इन एड। याद तो होगा ही, है ना? जब आप रिफंड कर रहे होते हैं, अब रिफंड कहेंगे कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स, आप गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप इनकम टैक्स आपने मुझे पे किया है, तो आपका टैक्स रिवेन्यू मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब साल के अंत में आपने अपना रिफंड क्लेम किया है, इनकम टैक्स रिफंड। समझ गए? जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब आपने रिफंड क्लेम किया है। अब आपने क्या कहा कि सर साल भर में मैंने कुल मिलाकर के 1,10,000 रुपए का इनकम टैक्स दिया है, जबकि मैंने कई जगह पे और इन्वेस्ट किया था। उसके आधार पे जो मेरा एक्चुअल इनकम टैक्स होता है वो 87,000, 87,000 होता है। और कुल मिलाकर के 33,000 जो है मैंने एक्स्ट्रा या मोर टैक्स पे किया है, जो कि मुझे रिफंड होना चाहिए। अब आपने मुझे रिफंड दिया, मतलब क्लेम किया मुझसे, मांगा है, मैंने उस रिफंड को चेक किया है। चेक करने के बाद सही पाया, सही पाने के बाद में वो रिफंड मैंने आपको इनिशिएट कर दिया, जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ होगा। जब ऐसा होता है, आपको ध्यान से सुनना होगा, जब ऐसा होता है तब जब पैसा मैंने लिया तो 0021 में क्रेडिट किया, है ना? अब जब मैं पैसा लौटाता हूँ तो उसको मैं कहाँ डेबिट करूंगा या माइनस क्रेडिट करूंगा, वो पैसा। ये हो गया टैक्स रिवेन्यू। ऐसे नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होता है, फीस होता है, फाइन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चालान कट जाता है, आप ट्रैफिक पुलिस में जाते हैं, वहां पे आपका गाड़ी का चालान कट जाता है, वो क्या हो गया? नॉन टैक्स रिवेन्यू। सरकार ने आपसे वो लिया है वो फाइन के तौर पे लिया है, वो टैक्स नहीं है। और फिर आप जाते हैं हाई कोर्ट में केस कर देते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने मेरा ज़्यादा चालान काट दिया है, और आप अपना सारा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं कि देखिए मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस था ही, और इसने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है बोल करके 5,000 रुपये का चालान काट दिया। जब चालान कटा तो उसको रिसीट में लिया गया। अब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भैया इसका जो भी तुम चालान काटे उतना पैसा वापस करो और हर्जाना अलग से दो। वो हो गया रिफंड। जब आप रिफंड कर रहे होते हैं उस समय क्या कर रहे होते हैं, वही आपको यहाँ पे देखने का है ना? रिफंड ऑफ रिवेन्यू शैल एज ए जनरल विल बी टेकन रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, उसको घटाया जाता है ना? डिडक्ट रिफंड जो होता है उसके लिए जो कोड है माइनर हेड 900 है, और ये आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा। मे बी ओपन एज अ माइनर हेड अंडर द मेजर सब मेजर हेड फॉलिंग इन द सेक्टर बी, किसमें? केवल नॉन टैक्स रिवेन्यू में। यही आपको, जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा है वो कभी भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको 900 तो दे दिया जाएगा,
और ये दे दिया जाएगा ऑप्शन ए टैक्स रिवेन्यू, ऑप्शन बी नॉन टैक्स रिवेन्यू, ऑप्शन सी ग्रांट इन एड, ऑप्शन डी ऑल अबव। तो बहुत लोग जो नहीं पढ़े होंगे ऑल अबव में टिक मार देंगे। तो आपको जो यहाँ पे होगा 900 जो होगा डिडक्ट रिफंड नॉन टैक्स रिवेन्यू में होता है, unless it is not practicable to account for such refund as subhead below the concerned program minor head। यहाँ पे दिस माइनर हेड में ऑल्सो भी ओपन अंडर द मेजर हेड ऑफ द सेक्टर सी, यानी कि ये ग्रांट इन एड में भी ओपन होता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो केवल नॉन टैक्स में नहीं होता है, ग्रांट इन एड में भी होता है। समझ गए। एंड कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन तो हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ मेजर सब मेजर फॉलिंग अंडर द सेक्टर ए टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू में इसको ऑपरेट नहीं करते हैं। द डिडक्ट रिफंड, टैक्स रिवेन्यू में क्या होता है, शुड हाउएवर बी ओपन द डिस्टिंक्ट सब हेड, और वो सब हेड जो होता है ना वो होता है 01 रिसीट और 02 रिफंड। समझ गए। तो आपको जो 900 माइनर हेड है वो नॉन टैक्स रिवेन्यू और ग्रांट इन हेड में ओपन होता है। टैक्स रिवेन्यू में आपको 900 ऑपरेट ना होकर के सब हेड 02 ओपन होता है, और वही सब हेड आप लोग वहाँ पे अप्रोप्रिएट माइनर हेड के तौर पे लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि 0037 कस्टम्स में एक डिडक्ट रिफंड ओपन करेंगे एंड डिडक्ट ड्रॉबैक्स भी ओपन करेंगे, लेकिन डिडक्ट रिफंड जो होगा वो 02 सब हेड होगा। समझ गए। ये माइनर हेड लेवल पे नहीं होता है। कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपका लास्ट वाला माइनर हेड था जो कि आपने 3.1 में देखा था, समझ गए, वो रिसीट में भी ओपन हो रहा है, एक्सपेंडिचर में भी ओपन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। समझ गए। उस केस में वेर इट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इंटर आलिया द फॉलोइंग सब हेड में बी ओपन अंडर दिस माइनर हेड। जहां पे आपको अदर रिसीट का 800 नहीं ओपन करना है वहां पे कुछ दूसरे माइनर हेड भी ओपन किए जा सकते हैं। नहीं रुकिए, सब हेड इस 800 के नीचे, समझे, इंटर आलिया द फॉलोइंग सब हेड, इस 800 के नीचे में कुछ सब हेड ऑपरेट किए जा सकते हैं। और वो कौन से सब हेड हैं? तो पहला है लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन और दूसरा है सेल प्रोसीड ऑफ डेड स्टॉक। समझ गए। तो इसका पॉइंट क्या हुआ कि माइनर हेड 800 अदर रिसीट, ठीक है, और इसके नीचे में जो आपका सब हेड है नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं 01 लिख देता हूँ और 02 लिख देता हूँ। तो पहला लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा है? सेल प्रोसीड ऑफ डेड स्टॉक, सेल प्रोसीड ऑफ डेड स्टॉक। यकीन मानिए जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैंने ये सब नहीं पढ़ा था, और फिर भी उस समय में एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते थे उतने टफ नहीं होते थे, तो उसको मैंने बिना पढ़े ही ये वाला पेपर पास कर लिया था। पर मुझे अब थोड़ा लग रहा है कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। वेस्ट पेपर का भी सेल करते हैं और अदर आर्टिकल का भी सेल करते हैं, द कॉस्ट ऑफ विच वॉज मेड फ्रॉम द ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है ना। वहां पे आप लोगों को ये वाला माइनर हेड ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। मैं आज की क्लास में इतना ही टेकअप करना चाहता हूँ। बाकी के कुछ 4-5 पन्ने रह गए हैं, उसको हम परसों की क्लास में लेंगे। परसों आपकी क्लास दिन में होगी। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी गई है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हाँ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रामनवमी का दोपहर 12 बजे से जो लाइट जाएगी तो फिर सीधे रात को 12 बजे आएगी, मोटी मोटी 12 बजे, या आप लोग बोलेंगे तो 1 बजे। तो लंच कितने बजे होता है आप लोग को लंच? 1 बजे कर लें, 1:30 बजे करें? जब करेंगे आप इतने, हाँ बोलिए, जब करेंगे आप इतने, हाँ बोलिए, तो 1:30 बजे करते हैं ना। आप इतने ही जान लीजिए जब करेंगे उसके बाद में मतलब हमारा वो इन्वर्टर भी काम करना बंद हो जाएगा, उसमें लाइट बहुत ज़्यादा खर्च होता है ना। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आया सब कुछ, है ना। यकीन मानिए ये जो चीज है ना, मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बहुत कम है, लेकिन इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, एक बार आप लोगों को ये फैमिलियर हो जाएगा। और ये कहीं नहीं है, सब लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में ही शुरुआत के 26 पन्ने, समझ गए। तो टॉप 26 पन्ने अगर आप लोगों ने एक बार उसको देख लिया रिवीजन के तौर पे, अच्छा इसमें बहुत और माइनर हेड भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे,
जो मैं आप लोग को अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग देखिए, यहाँ देखिए, ये माइनर हेड 500 है, मैंने मार्क किया हुआ ये वाला है ना, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। इसके अलावा कई सारे माइनर हेड हैं। 800 का तो आपने देखा ही, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। ये 502 है, देखिए इसको मैंने मार्क किया हुआ है। ये सब वो हेड है जो 798, ये सब वो हेड जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, समझ गए ना। 795 बहुत सारे हैं, हालांकि सब आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वाला है। क्लियर है?